हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एक रिसर्च की, जिसके हिसाब से अगर ये वॉर जून तक चलती रहती है तो जो ऑयल के प्राइसेस है वो $200 तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको सीरीज ऑफ जो न्यूज़ बताने वाला हूँ ना, उसके अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और थोड़ा कंसर्निंग भी लगेगा। इस रिसर्च के हिसाब से 40% प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज हमको होती हुई दिखाई दे सकती है, कि मतलब ये वॉर जून तक चलेगी। बट मुझे लगता है ये वॉर और लंबी चल सकती है, क्योंकि एक और न्यूज निकल के आई जहां पर पता लग रहा है कि पेंटागन हफ्ते का ग्राउंड इन्वेजन ऑपरेशन सोच रहा है ईरान के ऊपर। मतलब वो लैंड से जाएंगे, जमीन से जाएंगे और वहां पर जाके कुछ स्ट्राइक्स करेंगे, जो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है उसको खत्म किया जाएगा, कैप्चरिंग होगी, ऐसी ऐसी चीजें होगी। बट भाई हिस्ट्री कहती है कि यूएस के बस की नहीं है ग्राउंड इन्वेजन, और जब भी उसने करा है पिछले कुछ टाइम के अंदर तो भाई बहुत गंदा काम हुआ है। वियतनाम को पढ़ लेना, आप स्टडी कर लेना, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था वियतनाम के साथ में। यूएस ने गंदी बेइज्जती कराई थी। ईरान तो अभी और स्ट्रांग है और उसके सपोर्ट में चाइना और यूएस भी है, चाहे सामने से नहीं है, बट शैडो फॉर्म के अंदर है, बट है। तो मान के चलो ये वॉर जून तक तो चलेगी ही, जिस तरीके से कहानी दिखाई दे रही है। कहीं पे भी कोई नेगोशिएशन वाली बात तो चल ही नहीं थी। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी ईगो पे लेके आ गए बातों को और उस चक्कर में कुछ दबाने की बात नहीं कर रहे हैं। यूएस में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट, बट भाई कोई टेंशन ही नहीं उस बंदे को। वो कह रहा है कि भाई यूएस करेंसी के ऊपर मेरा सिग्नेचर आएगा। अब जो भी नई करेंसी आएगी उसमें डोनाल्ड ट्रम्प का सिग्नेचर आने वाला है। 165 साल से ट्रेडिशन चल रहा था जहां पर ट्रेजरी ऑफिशियल के सिग्नेचर होते थे। जैसे अब इंडिया की भी बात करके चलो तो वहां पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं नोट के अंदर, देखना। तो यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प के साइन होने वाले भाई नोट के अंदर। भाई कुछ भी चल रहा भाई। ऐसे क्रिएचर्स के बारे में ना भाई मैंने वेब सीरीज में ही देखा है, सुना है। हम रियलिटी में ऐसा कुछ देख रहे हैं। बट भाई कहानी पता क्या है, रशिया कह रहा है कि वो 1 अप्रैल से अपना गैसोलीन एक्सपोर्ट बंद कर रहा है। अब पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, वहां से कुछ ऑयल वॉयल वाली दिक्कतें आ रही है। यार रशिया कह रहा है मैं गैसोलीन नहीं दूंगा, मतलब ऑयल के प्राइसेस, स्केर्सिटी, ये सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है हमको। रशिया भी यहाँ पे गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई हमको अपने नेशन की सिक्योरिटी पहले देखनी है, तो हम एक्सपोर्ट करने की जगह हम अपने देश के ऊपर ही काम करेंगे। वही ऑयल निकालेंगे, उसी को प्रोसेस करके हमारे देश के अंदर ही चलाएंगे, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी में फर्क ना पड़े। ये यूएस ही था जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, ये किया था, वो किया था। आज कहीं ना कहीं रशिया खड़ा है, यूएस डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने कहा है जो पेट्रोल और डीजल के रेट्स है वो हर 15 दिन में रिवाइज होते हुए दिखाई देंगे। अब देखो कहानी क्या है, इस टाइम पे जो कच्चे तेल के प्राइसेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और उस तरीके से ऑयल के प्राइसेस हमको रियल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे। हर एक लीटर ऑयल के ऊपर ये जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दबा के लॉस कर रही है। अब कब तक ये लॉस झेलेंगे? अब एक सोल्यूशन तो यही है कि भाई वो ऑयल बेचना ही कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपको बेचना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा वैसा। तो ये मान लो दिन के अंदर 100 लीटर ऑयल बेचते हैं, ये कहेंगे 20 लीटर बेचो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लॉस तो करना ही है, बट क्वांटिटी कम कर दो। कहीं ना कोई प्रोसेस कर दो कि भाई हमारे टैंकर में दिक्कत आ गई, हमारा नोजल खराब हो गया, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। तो इस वाले तरीके से डिले किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कर रहे होंगे, बट ये कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अपने लॉसेस को बचाने के लिए। तो शायद इसी चक्कर में गवर्नमेंट आ गया, ये उन्होंने बोला है कि भाई अब पेट्रोल के प्राइसेस रिवाइज करेंगे हर 15 दिन के अंदर। मतलब जल्दी ही हमको ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एलपीजी शॉर्टेज के चलते 5 लाख इंडक्शन स्टोव्स को रोल आउट करने की बात करी है। अब दिस इज कंसर्निंग भाई। अगर गवर्नमेंट 5 लाख इंडक्शन कुकटॉप्स को बाहर फेज आउट कर रही है, दिस मींस गवर्नमेंट को भी दिखाई दे रहा है क्राइसिस है। कोई बोले या फिर ना बोले, ये दिखाई दे रहा है। अभी तक मुझे लग रहा था कि भाई नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हमारा रशिया से दोस्ती है, यहाँ से दोस्ती है। अब रशिया ने देना बंद कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ में कुछ भी दोस्ती यारी कर लो, कहीं से भी ले आओ, लाने में तो दिक्कत आने ही वाली है। खाली इंडिया को नहीं, सबको चाहिए। हमारे पास खुद के ऑयल है नहीं। हाँ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अपने पास है, हम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, वो दिखाई देता है। इसके अलावा सेंटर जो कमर्शियल एलपीजी सप्लाई है उसको 70% पे ले गए। अब ये थोड़ी सी अजीब बात लगी मुझे। एक साइड पे जो इंडक्शन रोल आउट करे जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, जिसमें क्राइसिस है। अब दूसरी साइड पे ये जो कमर्शियल है इसका एलोकेशन 70% कर दिया। अभी पहले 50% किया गया था, अब उसको 70% कर दिया। मतलब अब भाई सिलेंडर रिलेटिवली आसानी से मिल जाएगी, जितने पिछले कुछ टाइम पहले से नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पर मेरा एक और सवाल है जो कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये जो पीएनजी आ रही है, क्या इस पीएनजी के ऊपर भी बड़े क्राइसिस हमको देखने को मिलेंगे, या फिर पीएनजी जिनके पास गैस पाइपलाइन है उनको दिक्कत नहीं आने वाली, सिलेंडर वाले जो एलपीजी चला रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी? जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में ना वो बेटर बता पाएगा मुझे पूरा गेम। बाकी भाई वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ।
बाकी FIIs की बात करके चले तो मार्च के महीने में ऑलमोस्ट $12 बिलियन उन्होंने बेचा है। मतलब 1,20,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से जाता हुआ दिखाई दिया है। इस चक्कर में मार्केट लाल भी दिखाई दी है और ये हिस्टोरिक लेवल पे देखा जाए तो लार्जेस्ट मंथली आउटफ्लो है। इससे पहले हमको अक्टूबर 2024 के अंदर देखने को मिला था 94,000 करोड़ के आसपास। ये तो भाई और ज्यादा आगे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है और देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रम्प। बाकी एक और नंबर निकल के आया है, उसके हिसाब से जो इंडियन बैंक्स है उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 83% पे पहुंच गया। इसका मतलब समझ लो हो क्या रहा है। 83% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब हमने डिपॉजिट लिया, मतलब लोगों का पैसा लिया 100 रुपए का और उसमें से 83% हमने लोगों को लोन की फॉर्म में दे दिया। पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट बार बार आ रही है कि डिपॉजिट्स इंडिया के अंदर घट रहे हैं और लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो ऑन बुक्स ये बैड लोन जो होता है, डिफॉल्ट जो होता है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इस रेशियो को देखोगे तो ये कंसर्निंग लगता है। अगर इसको पिछले सेम पीरियड से कंपेयर करके चले ना तो अभी एग्रीगेटेड जो डिपॉजिट हुए हैं वो 1.8 लाख करोड़ हुआ है और जो बैंक का क्रेडिट है वो 18,672 करोड़ से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर हम इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की बात करके चले तो 104% के ऊपर है। मतलब बैंक्स जो फ्रेश पैसा है उसके अंदर 100 रुपए से ज्यादा बांट रही है। मतलब नए डिपॉजिट आ नहीं रहे हैं और उनका जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा बांटा जा रहा है। भाई ये कहानी सही नहीं। मैंने पहले भी बोली थी ये वाली बात कि बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक्सपोज अभी नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा। और मैं पहले से बोल रहा हूँ, जो फॉलो करता है उसको पता है, मैं बहुत बार से बोल रहा हूँ, पर ये वही वाली बात है कि खुलेआम आगे बहुत सारी चीजें नहीं बोली जा सकती। पर अगर आप पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड देखोगे न्यूज का तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ झोल है। लेट्स सी कब ये एक्सपोज होता हुआ दिखाई देता है। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर 8.2 लाख करोड़ रुपीस बोरो करने वाले हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग का प्लान किया है 16,09,000 करोड़ के आसपास, उसका 51% ही ले रहे हैं। और देखा जाए तो पहले 60% के आसपास रहता था। मतलब गवर्नमेंट भी बोरो कम कर रही है। बोरो कम करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अभी खर्चा ज्यादा नहीं करना है, या फिर गवर्नमेंट का जो प्लान है, गवर्नमेंट कह रही है अभी फर्स्ट हाफ में कम रखते हैं क्योंकि सेकंड हाफ में हो सकता है उनको ज्यादा जरूरत पड़े। बाकी रिटेल बॉन्ड्स की बात करके चले तो वहां पर इन्वेस्टमेंट 300% बढ़ती हुई दिखाई दी है अगर पिछले एक साल की बात करके चले। और इसका बहुत बड़ा रीजन है 2024 के अंदर सेबी ने जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का टिकट साइज होता है, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था, उसको घटा के 10,000 रुपए कर दिया, जिसके चक्कर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन बॉन्ड मार्केट में घुस पाए। देखो एक तो है इक्विटी मार्केट जहां पर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जहां पर मार्केट बढ़ती है घटती है। तो पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां पर करोगे आप? एक ऑप्शन FD निकल के आता है, बट अगर आपको बैंकिंग पे अभी फिलहाल के लिए लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीन हो सकता है तो क्या पता आप FD में ना जाओ। तो ऑप्शंस क्या क्या है मार्केट के अंदर? तो एक ये बॉन्ड भी निकल के आता है जहां पर हम कंपनी को मान लो पैसे की रिक्वायरमेंट है। अडानी ग्रुप हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं ना, उधार के ऊपर चलता है, उनका बिजनेस मॉडल उधार है। तो अडानी ग्रुप को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बैंक से लेने के लिए जा रहे हैं, बैंक कह रहा है पहली तेरी बहुत उधारी हो गई भाई। अब वो क्या करते हैं, वो मार्केट में बॉन्ड निकाल देते हैं। अब बॉन्ड मतलब मान लो वो जो उधारी है मार्केट के अंदर उसका एक टुकड़ा मैं ले सकता हूँ और उसके ऊपर हमको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कूपन रेट कहते हैं उसको। जैसे FD में मान लो 6% 7% मिलता है, यहाँ पर अपने को 10 12 15% तक भी मिल जाता है। जितना रिस्कियर बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मिलेगा। अब रिस्कियर का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा डाला था, वो कंपनी बंद हो गई, डिफॉल्ट कर गई या कुछ भी कर गई, तो मेरा पैसा डूबता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट नीचे जा रही है तो बॉन्ड एक इफेक्टिव तरीका दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट का। बहुत सारे म्यूचुअल फंड अलाउ भी करते हैं जहां पर हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं कि भाई इक्विटी में इतना % लगा दो और डेट के अंदर इतना लगा दो, इधर से उधर पैसे घुमाते रहो। बाकी इंस्टा की बात करके चले तो 1 मिलियन बुकिंग्स उन्होंने मार्च के महीने के अंदर क्रॉस कर दिया भाई। मार्केट में ऑलमोस्ट 50% के आसपास शेयर कर दिया उन्होंने। अगर फरवरी के महीने की बात करके चले तो जो स्नैपडिट था उसका डेटा 5 लाख के आसपास था। प्रोंटो जो इसी सेम कैटेगरी के अंदर है वो उस टाइम पे 3.5 लाख से थोड़ा सा नीचे था। और मार्च के महीने के अंदर ये अर्बन कंपनी वाले जो इनका इंस्टा हेल्प है वो 10 लाख पहुंच गए हैं। जिनको नहीं पता ये कैटेगरी है क्या, भाई आपके घर में काम वाली नहीं आ रही, मान लो आज उसने बोला कि मैं नहीं आऊंगी, आप कब मत आ,
ऐप से बुक करो, आपके पास 15 मिनट में काम वाली आ जाएगी, जो काम करवाना है करवा लो। इसमें बहुत सारी कैटेगरी के काम करवा सकते हो आप। बाकी रेंटो मोजो की बात करके चले तो उन्होंने DRHP फाइल कर दिया है भाई, 150 करोड़ का IPO आने वाला है। कंपनी अभी पिछले कुछ टाइम से इंप्रूव भी होती हुई दिखाई दी है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 43 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और 266 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ की बात करके चले तो ये जो रेवेन्यू है ये 176.6 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अभी तक ये प्रॉफिट 61.3 करोड़ का कर भी चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, इस चक्कर में IPO निकाला जा रहा है। हमने पिछले कुछ टाइम से यही ट्रेंड देखा है, जब कंपनी का प्रॉफिट आता है कुछ टाइम से तो कंपनी भाई IPO निकालने की तरफ भागती है। रेंटो मोजो के एक को फाउंडर थे, उन्होंने IPO रोकने के लिए अपील डाली है भाई NCLT के पास। इनके पास में कंपनी के शेयर्स थे ऑलमोस्ट 9.41% और इन्होंने वो बेच दिए थे। बट इनका कहना है मुझे गलत कह के भेजा गया है, मेरे को बताया नहीं गया, ये वो फलाना ढमकाना। सिंपल सी बात, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, इनको लगा होगा 2 साल के अंदर भाई बहुत मोटा लॉस हो गया, इस चक्कर में कहानी देखने को मिल रही है। अब कुछ छुपाया है नहीं छुपाया हमको कुछ नहीं पता, बट मैं ऐसे ही मेरा परसेप्शन शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम रेंटो मोजो के साथ में जाए तो। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई इनके साथ में जेन्युइनली फ्रॉड हुआ, इनको कहो भाई कंपनी बर्बाद होने वाली है, जल्दी अपने शेयर बेच दो, बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये केस अभी कोर्ट के अंदर है, जो प्रोसीड होगा सबको डेटा आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि भाई असली में हो क्या रहा है। अगर हम बेलाट्रिक्स एरोस्पेस की बात करके चले तो उन्होंने $20 मिलियन रेज करे अपने प्री सीरीज बी राउंड के अंदर। अब ये जो पैसा है इससे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के अंदर ये यूज करेंगे। इनका जो सैटेलाइट propulsion सिस्टम है उसको कमर्शियल प्रोडक्शन की तरफ स्केल करेंगे। 2015 से कंपनी काम कर रही है जहां पर ये इलेक्ट्रिक और ग्रीन केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम करती है सैटेलाइट्स के लिए, जिसकी वजह से जो छोटी सैटेलाइट्स होती है उसकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट के अंदर है उसको हिलाया जा सकता है ऑर्बिट के अंदर, या बड़ी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जा सकता है। बाकी एयरटेल की बात करके चले तो उन्होंने भी एशिया ड्यू का भाई रिलीफ मांगा है। वोडाफोन आइडिया को मिला है, उनको क्यों ना मिले। और मुझे लगता है ये तो गलत बात है, वोडाफोन आइडिया को अपने सब कुछ दे दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो चलने दो चलने दो, ये लो इसका भी ड्यू लो, ये भी रिलीफ लो, ये भी रिलीफ लो, बाकी लोगों को क्यों नहीं। मतलब ठीक है भाई, हमेशा हमने देखा है सोशल वेलबींग के बारे में सोचना होता है, हर कॉलेज के अंदर हर चीज के अंदर हमने कोटा सिस्टम तो देखा ही है ना। अब भाई बिजनेस के अंदर एक तरह का कोटा सिस्टम ही आ रहा है कि बैंक को लगता है कि भाई ये एक दबा हुआ ब्रांड है जिसको दबा दिया भाई रिलायंस और एयरटेल ने, हमको इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, इस चक्कर में उनको सपोर्ट किया जा रहा है। छोटी मोटी बात नहीं है भाई, एयरटेल का एजीआर ड्यू 42,000 करोड़ के आसपास का है, तो ये भी मांग रहे हैं भाई हमको भी कुछ ना कुछ करो। मतलब अगर 5-10 हजार 15 हजार करोड़ रुपए बच जाता है शोर मचा के, प्रॉब्लम क्या है, प्योर प्रॉफिट होगा वो। बाकी वन प्लस की बात करके चले तो उन्होंने पिवट किया भाई, ऑनलाइन फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर आ गए हैं वो इंडिया के अंदर। पहले भी इनकी यही हुआ करती थी, अब मतलब ये ऑफलाइन मिलने नहीं वाले, इनके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो हमको बढ़ते हुए दिखाई देगी भाई। मेरे हिसाब से इनको अपनी मिड रेंज कैटेगरी के अंदर आना चाहिए अगर ये एक्सपैंड करना चाहते हैं तो, वरना वन प्लस नोकिया बन के रह जाएगा। वैसे नोकिया की बात करके चले तो वो 14,000 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, तकरीबन 20% अपनी वर्कफोर्स को निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है। और इसका रीजन इनके फोन नहीं है, देखा जाए तो अब तो फोन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, बट जो इनका 5G और टेलीकॉम इक्विपमेंट वाला बिजनेस है उसकी डिमांड घटती हुई दिखाई दे रही है, इस चक्कर में ऐसा देखने को मिला है। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो अक्टूबर के अंदर वो अपना $60 बिलियन का IPO निकाल सकते हैं। अभी पैसा रेस किया था ना इन्होंने, $30 बिलियन इन्होंने फरवरी के अंदर ही रेस करे है, अक्टूबर के अंदर $60 बिलियन रेस करने का प्लान कर रहे हैं। वैल्यूएशन देखने वाली बात होने वाली है कितनी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि लास्ट इनकी वैल्यूएशन $380 बिलियन की थी। बाकी भाई इनका एक नया मॉडल आ गया है जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है बट खबरों में आ गया है, जो कि इनके ओपस से भी ऊपर है, शायद वो ओपस 5 हो सकता है, क्या होगा पता नहीं। क्लॉड का नया वर्जन आएगा, बस मुझे लगता है IPO तक तो पता नहीं कितने मॉडल्स और आ चुके होंगे। बाकी Amazon वाले फ्री शिपिंग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है Amazon के अंदर। मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। Amazon के अंदर कोई प्रोडक्ट है जो कि आउट ऑफ इन्वेंट्री है, वो है नहीं, या आपने सर्च मारा वो उनकी इन्वेंट्री के अंदर ही नहीं है, किसी ने लिस्ट नहीं कर रखा, तो अगर कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी वो भी शोकेस हो सकती है Amazon के अंदर। Amazon इस डायरेक्शन की तरफ काम करने का प्लान कर रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई अगर हमारे कोई पार्टनर वेबसाइट्स होगी, अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली कोई खरीदता है तो भाई उनको Amazon प्राइम की मेंबरशिप का फायदा भी मिलेगा, प्लस हम वो डिलीवरी वगैरह वाला सीन भी देख लेंगे। सिंपल सी बात, Amazon वाले अब
अब डिलीवरी कंपनी बन रहे हैं और ये होना ही है। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि इन सब कंपनीज की जो मोट होने वाली है वो इनका लॉजिस्टिक नेटवर्क होने वाला है। इनकी वेबसाइट के ऑल्टरनेटिव्स बनते रहे, कोई नई स्टार्टअप आएगी, वो पैसा रेस करके वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना लेगी, कुछ कर लेगी। बट जो इनका डिलीवरी नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग है। अमेजोन की बात करके चलो, हमको कोई नेगेटिव चीजें सुनने में नहीं मिलती उस लेवल की। आगे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जो कि लॉजिस्टिक का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बट उनमें भी अगर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाता है तो डिलीवरी अटेम्प्ट ही नहीं करते, झूठ बोल देते हैं। बट अमेजोन में मैंने ऐसी चीजें नहीं सुनी है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कर देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।